नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रेमचंद की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने कर्मभूमि उपन्यास का कथासार पढ़ा था। इसी क्रम में आज हम कर्मभूमि उपन्यास की औपन्यासिक तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कहानी अथवा उपन्यास की समीक्षा के निम्नलिखित 6 तत्व माने गए हैं। नंबर 1 कथानक अथवा कथा वस्तु, नंबर 2 पात्र एवं चरित्र चित्रण, नंबर 3 कथोपकथन अथवा संवाद, 4 देश काल, 5वां भाषा शैली और वातावरण और 6ठा है उद्देश्य। तो इसी आधार पर हम कर्मभूमि उपन्यास की भी समीक्षा करेंगे। तो आइए देखते हैं, प्रेमचंद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक लोकप्रिय सामाजिक उपन्यासकार हैं। उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने एक नवीन दिशा का प्रवर्तन किया है। सच्चे युग प्रवर्तक साहित्यकार की भांति ही उन्होंने उपन्यास को जीवन धारा के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। प्रेमचंद जी ने हिंदी उपन्यास को एक साहित्यिक गरिमा, महत्ता एवं विश्वसनीयता प्रदान की है। उपर्युक्त 6 तत्वों के आधार पर हम कर्मभूमि के अनर्श की समीक्षा करते हैं। नंबर 1 है कथानक। उपन्यास का सीधा संबंध जीवन की घटनाओं तथा क्रियाकलापों से होता है। जब उपन्यासकार किसी विशेष उद्देश्य से अपनी कथा का ताना बाना बुनता है, अपनी कथा का ढांचा तैयार करता है और घटनाओं को एक क्रम में व्यवस्थित करता है, तो इस प्रकार की विशिष्ट योजना को हम कथा वस्तु कहते हैं। कर्मभूमि उपन्यास में एक मुख्य कथा है और कुछ प्रासंगिक कथाएं भी हैं। जैसे कि कर्मभूमि में अमरकांत, सुखदा, समरकांत, नैना आदि पात्रों से संबंधित कथा मुख्य कथा है। सलीम, मुन्नी, सकीना, रेणुका देवी, काले खां, डॉक्टर शांति कुमार आदि से संबद्ध कथाएं प्रासंगिक कथाएं हैं। प्रेमचंद जी ने कर्मभूमि के मुख्य कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाओं का संयोजन इस प्रकार किया है कि दोनों ही प्रकार की कथाएं एक धारा के रूप में आगे बढ़ती है। इनमें से कोई भी कथा मूल कथा से पृथक प्रतीत नहीं होती। इस कारण कथा वस्तु में स्वाभाविकता और रोचकता बढ़ गई है। कर्मभूमि में कथा वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। नंबर 1 है रोचकता। उपन्यास में कथा की रोचकता का होना परम आवश्यक है, या उपन्यास की कथा में रोचकता का होना परम आवश्यक है। यदि कथा रोचक नहीं होगी तो कोई पाठक उसे पढ़ना पसंद नहीं करेगा। कर्मभूमि में घटनाओं की योजना विविधता के साथ की गई है, इस कारण कथा में रोचकता उत्पन्न हुई है। कथा के प्रति पाठक में निरंतर उत्सुकता बनी रहती है। इस दृष्टि से हम देखें तो अमरकांत और सकीना का प्रेम प्रसंग, अमरकांत और उनके पिता समरकांत का वैचारिक धरातल पर वाद विवाद या मतभेद और स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाएं उल्लेखनीय हैं। नंबर 2 कथानक या कथा वस्तु की विशेषता है स्वाभाविकता। उपन्यास की कथा में स्वाभाविकता होनी चाहिए। यदि उपन्यास में अस्वाभाविक घटनाएं होंगी तो पाठक उसे पढ़ना पसंद नहीं करेगा। इस दृष्टि से हम देखते हैं तो पाते हैं कि कर्मभूमि में प्राय सर्वत्र स्वाभाविकता की रक्षा की गई है। इसमें सामान्यतः सभी घटनाएं एवं वर्णन स्वाभाविक है। किसी प्रकार का कोई अस्वाभाविक वर्णन या अस्वाभाविक घटनाओं का उल्लेख नहीं है। 3 है मौलिकता। कथा को प्रस्तुत करने की विधि में मौलिकता होनी चाहिए। समय के परिवर्तन के साथ साथ
सोचने विचारने की दृष्टिकोण में भी अंतर आ जाता है। जब उपन्यासकार अपनी कथा को युग बोध के अनुसार प्रस्तुत करता है तो उसमें नवीनता आ जाती है। प्रेमचंद जी ने कर्मभूमि में मुख्य कथा को यद्यपि पारिवारिक जीवन से चुना है, किंतु उसमें उन्होंने देश सेवा, अछूतोद्धार, नारी स्वातंत्र्य, मातृ प्रेम से विहीन बालक का चित्रण करके प्रसंगों को मौलिकता प्रदान की है। चौथी विशेषता कथानक की है संबद्धता। उपन्यास की घटनाएं परस्पर संबद्ध होनी चाहिए। यदि वे अनावश्यक रूप से बिखरी हुई होगी तो पाठक पर उसका अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे कथा के प्रवाह इससे कथा के प्रवाह में भी बाधा उत्पन्न होगी और रोचकता भी समाप्त हो जाएगी। कर्मभूमि की घटनाएं अलग अलग होते हुए भी एक साथ बंधी हुई है, जैसे कि अमरकांत और समरकांत का पारिवारिक जीवन, सकीना और अमरकांत के प्रेम तथा अमरकांत, सुखदा, नैना, डॉक्टर शांति कुमार, सलीम, मुन्नी, वृद्धा, पठानिन, कालेखा इत्यादि से संबंधित प्रसंगों को प्रेमचंद जी ने बहुत ही कुशलता से संयोजित किया है और ये सभी प्रसंग परस्पर एक दूसरे से संबद्ध है। पूरे उपन्यास में कहीं भी ये एक दूसरे से अलग थलग प्रतीत नहीं होते। उपन्यास का दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। कथा को गतिशीलता प्रदान करने वाले चरित्र या व्यक्ति ही पात्र कहलाते हैं। कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद जी ने मानव जीवन के अनेक रूपों का उल्लेख किया है। यद्यपि उपन्यास में पात्रों का चयन समाज के सभी वर्गों से किया गया है, किंतु मध्यम वर्ग के पात्रों के चरित्रांकन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। उपन्यास में शहरी और ग्रामीण जीवन की कथा को भी निरूपित किया गया है, परंतु शहरी जीवन का चित्रण मुख्य होने के कारण शहरी जीवन से संबद्ध पात्रों का वर्णन अधिक हुआ है। कर्मभूमि में पात्रों का चरित्र चित्रण यथार्थ के धरातल पर तो हुआ है, किंतु उसमें आदर्शवादी दृष्टि प्रमुख है। अमरकांत मातृ प्रेम के अभाव में और पिता के कठोर व्यवहार के कारण अपनी पत्नी को भी पूरा प्रेम नहीं दे पाता। प्रेम के इस अभाव की पूर्ति के लिए वह सकीना और अपनी बहन मुन्नी की ओर झुकता है और अंत में वह समाज कल्याण की भावनाओं से प्रेरित एक आदर्श चरित्र बन जाता है। लाला समरकांत एवं विलासिता के मद में डूबे सेठ धनी राम भी अंत में मिथ्या दंभ छोड़कर समाज सुधार के कार्यों में जुट जाते हैं। आमोद प्रमोद तथा विलासिता को ही जीवन का सब कुछ समझने वाली सुखदा तथा जीवन समाज के उद्धार संबंधी कार्यों में लगा देती है। अन्य पात्रों में भी क्रमशः यही प्रवृत्ति मिलती है, अर्थात उनके सभी पात्र यथार्थवादी है, परंतु सभी आदर्श की ओर मुख है। इस कारण से प्रेमचंद जी का यह उपन्यास यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी कहलाता है। इस प्रकार से कर्मभूमि में सभी पात्रों का चरित्र चित्रण सशक्त, प्रभावशाली एवं रोचक ढंग से किया गया है। उपन्यास का तीसरा प्रमुख तत्व है कथोपकथन अथवा संवाद। कथोपकथन अथवा संवाद एक ओर तो पात्रों के चरित्र का अंकन करने में सहायक होते हैं, तो दूसरी ओर वे कथा को विकसित करने में भी सहायता करते हैं। कर्मभूमि में कथोपकथन सरल, रोचक और सजीव हैं और साथ ही वे प्रसंग एवं परिस्थिति के अनुकूल भी हैं। वे आकार में भी छोटे छोटे हैं और अपने अर्थ को व्यक्त करने में भी समर्थ हैं। अमरकांत, डॉक्टर शांति कुमार, सलीम आदि का वार्तालाप पात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप ही हुआ है।
तो भिखारिन और पुलिस सुप्रीडेंट का निम्न संवाद संक्षिप्त होते हुए भी अपने अर्थ को व्यक्त करने में समर्थ है। पुलिस के सुप्रीडेंट ने पूछा, तेरी इन आदमियों से कोई अदावत थी? भिखारी ने कोई जवाब न दिया। सैकड़ों आवाजें आई, बोलती क्यों नहीं हत्यारिनी? भिखारी ने दृढ़ता से कहा, मैं हत्यारिन नहीं हूँ। इन साहबों को तूने नहीं मारा? हाँ, मैंने मारा है। तो तू हत्यारिनी कैसे नहीं है? इसी प्रकार से अन्य संवाद भी आकार में संक्षिप्तता लेने के साथ साथ प्रभावपूर्ण एवं अपने अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त करने में भी सक्षम हैं। चौथा तत्व है देश, काल और वातावरण। सामान्यतः प्रत्येक उपन्यासकार अपने समय की कथा को चित्रित करने के लिए अपने आसपास के वातावरण और देश काल का सहारा लेते हैं। देश काल के अंतर्गत आचार, विचार, रीति रिवाज, रहन सहन, प्राकृतिक पृष्ठभूमि और युगीन परिस्थितियाँ आदि आ जाती हैं। कर्मभूमि में युग जीवन का पूरा चित्रण हुआ है। यह राष्ट्रीय उत्थान का युग था, जीवन संघर्ष में तथा अस्त व्यस्त था। पाखंड, ढोंग एवं बाहरी दिखावे ने ही धर्म का रूप धारण कर लिया था। अंधविश्वास और भाग्यवाद ने जनता को धर्म भीरू बना दिया था। नारी की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। छुआछूत की समस्या भी प्रबल थी। कर्मभूमि में इन सभी स्थितियों को उभारा गया है। उपन्यास में अमरकांत चरखा कातने के कार्य को आत्मशुद्धि का साधन मानता है। इससे गांधी युगीन आंदोलन का आभास देखने को मिलता है। उपन्यास में गांधी जी के विचारों का व्यवहारिक रूप प्रस्तुत हुआ है। उनकी अहिंसा तथा समझौतावादी प्रवृत्ति भी इसमें दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त नारी स्वातंत्र्य, अछूतोद्धार आदि भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से कर्मभूमि के माध्यम से प्रेमचंद जी ने अपने युग का प्रभावशाली तथा सच्चा चित्र अंकित किया है। पांचवा बिंदु है भाषा शैली। भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। साहित्यकार की सफलता भाषा पर उसके अधिकार और शब्द चयन की कुशलता पर निर्भर करती है। भाषा पर प्रेमचंद जी का पूर्ण अधिकार था। कर्मभूमि में उनकी भाषा प्रवाह युक्त, सरल, स्पष्ट, सुबोध और प्रसंग की अनुकूलता पात्रों के स्तर के अनुकूल है। जहाँ दार्शनिक विचारों को व्यक्त किया गया है, वहाँ भाषा प्राय गंभीर हो गई है। मुसलमान पात्रों की भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। तो दूसरी ओर अमरकांत, सलीम और डॉक्टर शांति कुमार आदि शिक्षित पात्रों की भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से ग्रामीण पात्रों की भाषा में उनकी अपनी बोली का पुट है। इसके अतिरिक्त जाति, वर्ग तथा विशिष्ट व्यवसाय से संबद्ध पात्रों की भाषा में भी, जैसे जमींदारी की भाषा अलग है, सरकारी अफसर की भाषा, गोरों की भाषा, इन सब में भिन्नता दिखाई देती है। भाषा में सहजता, सरलता एवं सजीवता लाने के लिए उपन्यासकार ने मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों का भी प्रयोग किया है। कर्मभूमि उपन्यास वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है। वर्णनात्मक शैली में लिखे गए इस उपन्यास में उपन्यासकार ने घटनाओं का वर्णन करते हुए कथा का क्रमशः विकास किया है। इसी के साथ साथ इसमें व्यंग्यात्मक, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक शैलियों का भी प्रयोग हुआ है। उपन्यास का अंतिम तत्व है उद्देश्य। स्वतंत्रता पूर्व के समाज का जीता जागता उदाहरण हमें कर्मभूमि उपन्यास में देखने को मिलता है। किसी भी लेखक का
रचना लिखने का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। लेखक अपने समय के समाज को जीता और भोगता है, इसलिए उसकी रचना उसी समाज की वास्तविकता को प्रकट करती है। लेखक का उद्देश्य यहाँ पर लेखक का उद्देश्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए गांधी जी ने जो मंत्र फूंका था उसी को जन जन तक पहुंचाना था। साथ ही समाज में फैली कुरीतियों से देशवासियों को अवगत कराना और अनेक समस्याओं का चित्रण करते हुए उनसे मुक्त करवाना भी था। इस उपन्यास में शहरी एवं ग्रामीण दोनों पक्षों की समस्याओं को उभारा गया है और क्रमशः उनका समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। इन 6 तत्वों के अतिरिक्त एक अन्य तत्व भी आता है, नामकरण। प्राय प्रत्येक रचना का कोई न कोई नाम अवश्य होता है और वह नामकरण ही उस रचना का एक पूरा चित्र हमारे समक्ष उपस्थित कर देता है। यहाँ पर भी इस उपन्यास का नामकरण इस देश को कर्म भूमि के रूप में देखते हुए रखा गया है। नामकरण का आधार देशभक्ति है और स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधीवादी विचारों को प्रतिपादित करना है। ऐसे विचार जिसमें देश का हर नागरिक अपने प्राणों का बलिदान हंसते हंसते कर दे तथा जीवन में संघर्ष करते हुए अपने कर्म को पूरा करें। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र अमरकांत और सुखदा दोनों ही आदर्शवादी पात्र बताए गए हैं, जिसके पीछे लेखक का मंतव्य जनता तक अपने इस उद्देश्य को पहुंचाना है। इस दृष्टि से इस उपन्यास का नामकरण कर्मभूमि पूर्णतः सार्थक प्रतीत होता है। धन्यवाद। अपने अगले व्याख्यान में हम इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं अथवा चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे।